लेट्स स्टार्ट। तो अब हमारा अगला टॉपिक दैट इज कुलम्स लॉ, टाइटल नंबर 1.6 कुलम्स लॉ। अब कुलम्स लॉ के अंडर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो रहेगा कुलम्स लॉ एक्सप्लेनेशन। कुलम्स लॉ का आपको एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा कुलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कुलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो रहेगा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, और जस्ट कुलम्स लॉ भी बोले तो चलेगा, एप्लीकेशन ऑफ कुलम्स लॉ भी बोले तो चलेगा, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स और कुलम्स लॉ। ये तीन चीज़ें हमको कुलम्स लॉ में पढ़नी है अंडर द टाइटल ऑफ कुलम्स लॉ। ठीक है, चलिए इस पे सबसे पहले वाले पार्ट पे हम लोग फोकस करते हैं। बहुत इजी, बहुत आसान। ग्रेविटेशन चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपका हो चुका है, तो ये भी इजीली जम जाएगा। वो है कुलम्स लॉ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब ये डिटरमाइन कैसे किया गया था, ये लॉ का वजूद कैसे आया था, इसका डिस्कशन आपको नहीं है। ये कैसे आया था, आपको सिर्फ क्या है इस बारे में डिस्कशन है। तो हम भी अपना फोकस सिर्फ उसी पे रखेंगे कि कुलम्स लॉ क्या है ना, कैसे आया था वजूद, इसका हमारे को कोई उसका अभी फिलहाल लेना देना नहीं है। देखो, हम जानते हैं दो सेम चार्जेस अगर एक दूसरे के करीब आ जाए दे विल रिपल ईच अदर। दो ऑपोजिट चार्जेस अगर एक दूसरे के करीब आ जाए दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, वेदर सेम सिमिलर या ऑपोजिट, रिपल्शन हो या अट्रैक्शन हो, उसमें क्या इन्वॉल्व हो जा रहा, फोर्स है ना। तो भैया ये कुलम्स लॉ ने क्या कहा था, कुलम्स लॉ ने कहा था द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन any two unlike or like charges is directly proportional to product of those charges and inversely proportional to square of distance between them. The force of attraction or repulsion, Amjad, is directly proportional to, है ना, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू अनलाइक और लाइक चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ऐसा ही कुछ अपन ने कहाँ पढ़ा था, ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़े थे अपन ने, है ना। उसमें चार्जेस की जगह क्या था, मास था, और वहाँ पर सिर्फ एक ही काइंड का फोर्स होता था, दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स, है ना। पानी भी ले लो। ये लो, पानी भी ले लो। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम दो चार्जेस इमेजिन करते हैं, एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है मान लो वो क्या है, स्मॉल r है। तो अब अगर मैं कहूँगा मान लो कि अगर वो ऑपोजिट चार्जेस है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे।
अगर ये सिमिलर चार्जेस होते एक दूसरे को रिपेल करते, तो वो उनके बीच का जो भी फोर्स हुआ इन दोनों के कारण इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज चार्जेस। मगर एक बात याद रखना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दोज चार्जेस, है ना। इनका अगर मान लो कि पॉजिटिव चार्जेस है दोनों, तो दोनों की वैल्यू प्लस प्लस में डालेंगे। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हमारे दिमाग में आया होगा तो एक प्लस वाले को प्लस डालना पड़ेगा, माइनस वाले को माइनस डालना पड़ेगा, ऐसा हमारे दिमाग में आया होगा। मगर ऐसा नहीं करना है, आपको मैग्नीट्यूड डालना है, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, आपको साइन प्लस में डालना है। सिर्फ कुछ कंडीशंस में आप डालते हैं माइनस। कैसे मालूम क्या, जब दोनों कंडीशंस एक साथ स्टडी कर रहे हैं कि ये फोर्स अट्रैक्टिव है, ये फोर्स रिपल्सिव, आएगा प्रॉब्लम में आपको, तो उस सिचुएशन में सिर्फ आप साइन डाल सकते हैं। वो कंडीशनल है सिचुएशन साइन डालने की, बताऊंगा मैं आपको। तो हमने कहा कि ठीक है भैया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इन दोनों सिचुएशंस को कंबाइन करके अगर आप लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, देयरफॉर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इजंट इट। अब बेटा यहाँ पर ये क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी, तो फिर इसकी कांस्टेंट आ जाएंगी, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट C इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। अगर मान लो फॉर वैक्यूम, मान लो दोनों चार्जेस का जो मीडियम है ना, वो क्या है, वैक्यूम है या एयर है, एज इंटरवेनिंग मीडियम। अगर मान लो ये दोनों चार्जेस के बीच का जो मीडियम है वो क्या है, वैक्यूम है या एयर है, तो C की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है C की वैल्यू, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू। बाद में उसे कैलकुलेट करके पता लगाया गया कि उसको आप ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1/4πε0 9 × 10⁻⁹ उसकी वैल्यू होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यानी कि अब ये फॉर्मूला कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नहीं भी लिखो अगर मैं मॉड, तो समझ जाइएगा कि यहाँ पर आप सिर्फ चार्जेस का क्या लेने वाले हैं, मैग्नीट्यूड लेने वाले हैं। आई क्या बात समझ में आपको, ठीक है ना। ओके ओके, तो ये तो सिर्फ सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन में था, जब इंटरवेनिंग मीडियम मतलब बीच का मीडियम क्या है, एयर है या फिर वैक्यूम है। अब यहाँ ε0 क्या चीज़ है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। अब ऐसा है कि भैया ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होता क्या चीज़ है। देखो भाई सिंपल सी बात है ना, कि अगर मान लो ये दोनों चार्जेस के बीच का मीडियम पहले एयर और वैक्यूम था, तब वो इनके बीच का फोर्स क्या था, मान लो एक पर्टिकुलर x न्यूटन करके होगा। अब तुमने उसके बीच में पानी भर दिया, तो तुमको लगता क्या सेम फोर्स होगा क्या, अभी नहीं, फोर्स पे कुछ ना कुछ चेंजेस आया होगा, तो मीडियम का असर आया होगा। तो वो जो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है वो सिर्फ वही बताता है, मीडियम की इफेक्ट को बताता है ना, मीडियम का कितना असर है, उससे फोर्स कैसे कम हुआ, कितना कम हुआ, वो चीज़ बताता है आपको, ठीक है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। और इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इसकी भी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है फॉर एयर। एयर के लिए इसकी जो वैल्यू है वो है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। साथ ही साथ इसका आप डायमेंशन भी निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का। कोई निकाल के बता सकता है मुझे, मैंने सिखाया था पहले। ε0 को इधर लेके चले जाओ, F को इधर ला लो, करके देखो रफ में, चलो निकालो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का डायमेंशन। ε0 1/4πF Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 4π तो कांस्टेंट है, उसका डायमेंशन नहीं आएगा। ε0 का डायमेंशन क्या आएगा, देखो जल्दी जल्दी। Q1 Q2 का क्या होता है, T1 A1, ऊपर 2 Q है चार्जेस हैं तो T2 A2 है ना। F का M1 L1 T -2 और R का L होता है डिस्टेंस, तो उसका स्क्वायर है तो L2। देखो क्या हो जाएगा फिर, ये L3 हो जाएगा ना, M -1 L -3 T4 A2।
याद रखना है m-1 L-3 T4 A2। आया समझ में? m-1 ये ऊपर L1 और L2 L3 ऊपर गया L-3 -2 ऊपर गया T2 T4 और ये A2। चलो देन फर्दर, तो ये जो फॉर्मूला हमने देखा वो फॉर द मीडियम एयर या वैक्यूम, दोनों चार्जेस के बीच का मीडियम एयर, नहीं तो वैक्यूम होता। और अगर मान लो मीडियम बदल जाए फॉर एनी अदर मीडियम, कोई और अगर मीडियम रहा तो क्या, तो बोले अब ये फॉर्मूला ऐसा लिखा जाएगा 1/4πε0। देखो इसको करो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस करके लिखो, इसको फ्री स्पेस या फिर एयर ऐसा करके लिखो, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर एयर फॉर एनी मीडियम। अगर मान लो कोई एक जनरल कोई दूसरा मीडियम है तो अब उसकी एप्सिलॉन की वैल्यू बदल जाएगी, वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू कब के लिए था? एयर के लिए या फिर फ्री स्पेस या वैक्यूम बोलते हैं ना जो, उसके लिए था। अब अगर मैंने कोई और मीडियम डाल दिया तो एप्सिलॉन तो बदल जाएगा वहां पर, तो अब ये कुछ और आ जाएगा और ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से लिखा जाएगा Q1 Q2/r²। अब ऐसा है कि देखो अगर मैं एप्सिलॉन को एप्सिलॉन 0 से डिवाइड करूं, है ना, मीडियम की परमिटिविटी को एयर की मीडियम से डिवाइड करूं, तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू आती है K, जिसको अपन बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ नहीं बेटा, ये मीडियम की परमिटिविटी का रेशियो होता है। आप उसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन r, है ना, इसका मीनिंग होता है रिलेटिव परमिटिविटी। समझ में आया बेटा? इसे क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। अब अगर ऐसी बात है तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा लिखा जा सकता है फिर F = 1/4πε0 K Q1 Q2/r²। ये एक्चुअल में जनरल फॉर्मूला होता है कूलम्स लॉ का, जहां पर मीडियम डिसाइडेड नहीं होता है। अगर डिसाइड हो गया कि मीडियम एयर है, वैक्यूम है, तो फिर आप वो फॉर्मूला लिखेंगे। आप मीडियम के बारे में नॉलेज नहीं है तो एक तो ये लिख सकते हैं, मगर ज़्यादातर हमको जो नॉलेज होती है, हमारे एप्सिलॉन 0 तो कांस्टेंट है, तो हमको जो डेटा दिया रहता है अक्सर K का दिया रहता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, तो इसीलिए इसको ऐसा लिखेंगे। और आप चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं F = 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन r, एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r Q1 Q2/r²। ये इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, मगर चलन इसका ही है। 99.99% आपको ये ऐसा ही देखने को मिलेगा। एप्सिलॉन r शायद ही कहीं कभी कभार भूले भटके देखने को आए, है ना, मगर उसको भूलना नहीं है। ठीक है, लिख लो ये पूरा पार्ट। पानी की बोतल। वो का सारा उसका रुक जा, लाइट का हो रहा है ना, लाइट का कितने लोगों को फोकस आ रही है? देखो कहां से आ रहा है, होश में रहे। ऐसा लग रहा देखो, देखकर नींद में से उठा के ला लिया। देखो अनस आएगा, बोल चल एमआर क्लास के लिए चल। हाँ चलो उठो, चलो बैग ले, उठा चल। नबील उधर देख, लाइट बंद कर दिया वाला। कौन सा है इसका?
ट्राई करके देख, ऊपर का देख, ऊपर वाला। हाँ, एक शॉट, सिंगल शॉट। अरे अभी बोले फोकस आ रहा, अभी बोलते अरे नहीं, ये क्या है? रहने दो, हाँ रहने दो, जितना उतना रहने दो। पूरी लाइटें बंद करना पड़ेगा उस चक्कर में। मैं वो ताज्जुब हो रहा, इतने महीने, अभी कितना टाइम हो गया तुम लोग को यहाँ बैठ के आराम? 1 साल हो गया। तो वो 1 साल में अब आया कि लाइट आ रहा है यहाँ पे, अब याद आया? बहुत जल्दी ख्याल आया तुमको? चलो जल्दी करो, बातें नहीं, बहुत सारा टास्क कवर करना है आज। हो गया ये? इधर का तो हो गया होगा। देखो आपने कुलम्स लॉ का फॉर्मूला पढ़ा, आज ही पढ़ा। एक सिचुएशन कौन सी? दोनों चार्जेस की मीडियम में पूरा का पूरा मीडियम क्या होगा? एयर। तब के लिए फॉर्मूला क्या है? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। अगर कोई और मीडियम डाल दूं दोनों चार्जेस के बीच का, तो फॉर्मूला क्या है? 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R²। K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और याद रखना, इट इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इट इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। यहां लिख देता हूं मैं, इट इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। के हाँ, इसका ना ही कोई यूनिट है ना ही कोई डायमेंशन है। हाँ, ε0 का है, परमिटिविटी का है, इसका नहीं है। अब देखो सिचुएशन, अगर मान लो काम ऐसा हुआ, इफ द स्पेस या मीडियम बोलेंगे क्या? द स्पेस बिटवीन द टू चार्जेस is partially filled with any dielectric medium। अगर मान लो, देखो दोनों चार्जेस के बीच का पूरा मीडियम, पहले क्या था? एयर था। बाद में पूरा का पूरा मीडियम क्या था? आपका कोई तो भी एक मीडियम, कोई दूसरा एक मीडियम होगा, और वो एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम होना चाहिए। अब आगे मामला क्या है कि अगर मान लो दोनों चार्जेस के बीच का जो मीडियम है उसमें जो डाइलेक्ट्रिक पूरा भरा रहता था, अब वो पूरा नहीं भरा उसने, है ना, पार्शियली छोटा सा उसने डाल दिया सिर्फ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो अब क्या मतलब? सीन ऐसा है कुछ, देखो ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2, और बीच में आ गया ये मीडियम। इस मीडियम की थिकनेस है T और इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है K। ठीक है, यहां पर पूरा एयर है, यहां पर पूरा क्या है? एयर है। बात समझे क्या बेटा? सबसे पहले सिचुएशन में क्या थी? दोनों चार्जेस के बीच में पूरा का पूरा क्या था? एयर। सेकेंड सिचुएशन में क्या थी? पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम, है ना। और अब क्या है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम है अभी भी बीच में, मगर पूरा का पूरा भरा हुआ है क्या? पार्शियली फिल्ड है। तो अब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देन F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R-T प्लस T इंटू √K का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो जाएगा। आई बात समझ में आपको, है ना। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हो जाएगा। लिख डालिए, लिख दो यहाँ तक के। बता 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 मेरे को देखना है। हाँ अभी इधर लिखो फटाफट पूरा।
चलो हो गया। r माइनस टी प्लस टी बाय रूट के टी बाय टी बाय रूट के आता ना वो, मैंने मल्टीप्लिकेशन में डाल दिया उसको, टी बाय रूट के, वो टी बाय रूट के का हो स्क्वायर है, वही तो टी बाय रूट के का हो स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन में डाल दिया गलती से मैंने, टी बाय रूट के करना, उसको करेक्शन करना, टी बाय रूट के का होल स्क्वायर, आर माइनस टी प्लस टी बाय रूट के का होल स्क्वायर। यहाँ पर टी फॉर टाइम, अबे दूंगा रख के थिकनेस, टी फॉर थिकनेस, के फॉर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और आर बोले तो पूरा चार्जेस के बीच में का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, टी फॉर टाइम, नहीं डिवीजन में ना, आर माइनस टी प्लस टी बाय रूट के होल स्क्वायर, डिवीजन में हो मुझे, मल्टीप्लिकेशन में क्या डिवीजन में हो, कैपेसिटेंस में डिवीजन में आता हो, हाँ एक मिनट नहीं ना रे, मैं कंफ्यूज हो गया, मल्टीप्लिकेशन में है ना, कैपेसिटेंस में वो डिवीजन में आता हो, आओ लिखो रे, आर माइनस टी प्लस टी वाई टू टी रूट के, चल देखते बताते बाद में, लिख लो अभी का, लिखो जल्दी जल्दी लिखो। अब इसमें अपने को लिखना है फिर की पॉइंट्स, कुछ खास पॉइंट्स जो तुमको ध्यान में रखना है कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड। इधर का पार्ट हो गया क्या? देखो इधर, की पॉइंट्स, इधर ध्यान दो। सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ इज applicable for only point charges or spherical bodies और spherical bodies। देखो हर बॉडी पे आप कूलम्ब्स लॉ नहीं लगा सकते, हर बॉडी पे किसी भी उठा के लगा दिए कूलम्ब्स लॉ, वो है ना, वैसा नहीं कर सकते आप। पूरा देखो अच्छे से, अगर ये एक सिंगल पॉइंट चार्ज है, यहाँ एक सिंगल पॉइंट चार्ज है, डिस्टेंस बीच में का आर है, शॉक से लिखो फॉर्मूला इनके बीच में का, एफ इनके बीच में कूलम्ब्स फोर्स का फॉर्मूला आएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। या फिर एक स्फेरिकल बॉडी है, एक क्या है, स्फेरिकल बॉडी, और एक पॉइंट चार्ज है, तो उनके बीच में भी आप कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं। या दोनों स्फेरिकल बॉडीज है तो इसमें भी आप कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं, दोनों में भी आप कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं। वो इस वजह से क्योंकि चार्जेस जो है स्फेरिकल बॉडीज का कॉन्सेंट्रेटेड सेंटर पे ही होता है, तो यहां पर इस सिचुएशन में कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं। मगर अगर ये एक पॉइंट चार्ज, यहां पर एक रॉड पड़ा हुआ है जो कि पूरी तरह से चार्ज है ना, और मैं बोलूँगा इस पे चार्ज Q1, इस पे चार्ज Q2, अब बता भैया अब इन दोनों के बीच में का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? तो अब तुम यहाँ कूलम्ब्स लॉ नहीं लगा सकते, डायरेक्ट तो नहीं लगा सकते। आप बोलेंगे सर F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। कौन सा R? R कौन सा? ये वाला R या फिर ये वाला R या बीच वाला R, सेंटर मास वाला R? कौन सा वाला R? नहीं, सेंटर मास वाला भी नहीं। यहाँ पर आपको एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ना पड़ता है पहले, एलिमेंट, इसका चार्ज आएगा dq, ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। अब इन दोनों के बीच में का फोर्स निकालते जो कि df के फॉर्मेट में आता, फिर उसके बाद इंटीग्रेट करते, इंटीग्रेशन वाला मामला आता है यहाँ पे। मैं बताऊँगा आखिरी में इसके जो प्रॉब्लम्स देंगे है ना कूलम्ब्स लॉ के,
तो अच्छे लेवल के जो लेंगे, जेई ओरिएंटेड जो लूँगा मैं, उसमें वही रहेगा। आया समझ में कि कूलम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस और स्फेरिकल बॉडीज पर लागू है, सब पर लागू नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट। कूलम्स फोर्स यानी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है? ये डिपेंड नहीं करता किस रास्ते से तुम जा रहे हो, है ना, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है। वर्क जो है अपन वर्क एनर्जी एंड पावर में पढ़े, इसीलिए बोलते हैं अगर आपका वर्क एनर्जी एंड पावर नहीं हो तो ये नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वर्क एनर्जी एंड पावर में अपन ने कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़े थे। आगे जब डेरिवेशन देखेंगे ना उसमें वही हटेंगे आप। जिसका वर्क एनर्जी एंड पावर अच्छे से है, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है, उसको जम जाएगा। तो कूलम्स फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, बट डायमेंशन तो ले चुके ऑलरेडी। ठीक है, इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस। ये डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। नेक्स्ट, इफ टू लाइक चार्जेस मतलब दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव, Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल r, देन द नल पॉइंट from Q1 will be at Q1 upon x square is equals to Q2 upon r minus x का होल स्क्वायर। अब ये भाई मामला क्या है? मान लो आपके पास दो चार्जेस है, एक Q1 और एक Q2, दोनों पॉजिटिव चार्जेस है। अब मैं एक कूलम का चार्ज रख रहा हूँ, कितने का बेटा? एक कूलम, कोई भी चलेगा, या फिर Q0 कूलम का चार्ज रख रहा हूँ मैं देखो मालूम है मैं इसके करीब आऊँगा तो ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, तो मैं इन दोनों के बीच में एक ऐसा स्पॉट ढूंढूंगा जिसमें इसका फोर्स ऑफ रिपल्शन और इसका फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। और ये जो दूसरा वाला चार्ज, तीसरा वाला जो चार्ज है ना वो इधर सरकेगा ना इधर सरकेगा, क्योंकि अगर मैंने इसके इस साइड रखा, करीब में रखा, तो फिर ये क्या करेगा? Q1 जोर से रिपेल करेगा और उसे इधर लौट देगा, ये भी पॉजिटिव मान लो। अगर मैंने इसको यहाँ पर ला कर रखा तो Q2 क्या करेगा? जोर से रिपेल करेगा, उसे उधर लौट देगा। तो हर दोनों चार्जेस के बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होता है बीच में जहाँ पर रखने पे इसको दोनों तरफ से लगने वाला फोर्स क्या हो जाता है? बैलेंस। और अब ये जो चार्ज है Q0 ना इधर सरकेगा ना उधर सरकेगा, तो ये नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, उसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट, if two unlike charges Q1 and Q2 are separated by distance r। मान लो कि अब दो अनलाइक चार्जेस है ना, तो जैसा कि ये Q1 है, ये Q2 है। अब जाहिर बात है इसमें से एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा, तो अब नल पॉइंट इन दोनों के बीच में नहीं आएगा, बाहर आएगा। तो बाहर इधर आएगा कि इधर आएगा, डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड किसका कम है। गौर से सुन लो बेटा, जिसका मैग्नीट्यूड सबसे कम उसके साइड में, अगर मान लो मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2, तो नल पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा।
है ना, नल पॉइंट आपको यहाँ मिलने वाला है। तो भैया अब मैं लिखूंगा इफ द टू अनलाइक चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर देन द नल पॉइंट विल बी एट q1 अपॉन x का स्क्वायर इज इक्वल q2 अपॉन r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये खैर तो न्यूमेरिकल्स में तो देखने ही वाले अपन, ये देख लो। चलिए सेकंड पार्ट, की पॉइंट्स लिखना हो गया इधर का। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म 3 पॉइंट क्या आएगा 6 है ना, सॉरी 1.6.2 कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अमजद कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो जैसे इमेजिन कर लो, ये आपके पास एक 3 डायमेंशनल स्पेस है। ये इसका एक्स एक्सिस, उधर से दरवाजा बंद कर, दरवाजा बैठ लो प्रॉपर। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। मैं 2 चार्जेस इमेजिन करता हूं। ये एक चार्ज है Q1 और ये इसका पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर R1। पोजीशन वेक्टर है वेक्टर R1। और सिमिलरली मैं यहां पर एक दूसरा चार्ज लेने वाला हूं Q2 जिसका पोजीशन वेक्टर रहेगा वेक्टर R2। एक मिनट बस, हो गया। अरे बात है बाद में, इधर ध्यान दे पहले। हो गया। तो देखो भैया अब यहां पर वेक्टर R2 पोजीशन पे मैं दूसरा चार्ज ले लूंगा से Q2। ओके, और जैसे कि आप देख सकते हैं इनके बीच का डिस्टेंस जो है मान लो थोड़ी देर के लिए R है ना। अब ऐसा है कि सबसे पहला फोकस जो मेरा रहेगा वो रहेगा फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। याद रखें दोनों चार्जेस सिमिलर है, यानी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, दोनों भी पॉजिटिव पकड़ के चलते हैं। अब मुझे एक बात बता, Q1 चार्ज इधर है, Q2 चार्ज इधर है ना। तुमको क्या लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे? तो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 किधर रहेगा? इधर रहेगा। दिस विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। तो अब मैं यहां फॉर्मूला लिखूंगा कि भाई ठीक है, वेक्टर F12
ये क्या इंडिकेट कर रहा है? फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, अब ऐसा है कि यहाँ पर ये तो चार्जेस तो पैदा ही स्केलर है, इनका कोई भी डायरेक्शन नहीं हो सकता, तो एक लौता डायरेक्शन ओरिएंटेड कौन बचता? फिर पोजीशन वेक्टर या डिस्टेंस बचता। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर R21 का स्क्वायर, जस्ट अ मिनट, R21 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R21 कैप, है ना, R21 कैप। अब ये R21 क्या है? देखो F12 तो क्या हो गया था? फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। फिर ये R21 क्या है? बोले R21 क्यों आया यहाँ पर? R21 2 से जनरेट हो रहा है ना, या फिर जो भी बोलेंगे R21, इधर देखो इसका लोकेशन ऐसा आता, R21 वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R2 R12 इधर आएगा, और वेक्टर R1, ये वेक्टर R2 माइनस R1 प्लस वेक्टर R1, जस्ट अ मिनट, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया इसमें। R1 माइनस R2 आएगा ना, बराबर है वेक्टर R1 माइनस R2, तो R2 माइनस R1, R21 किधर रहेगा फिर? बराबर, तो R21 देखो, वेक्टर R21 2 से जनरेट हो रहा, ये फोर्स और कहाँ डायरेक्टेड है? ये 1। जैसे कि मैं बोलूँगा भाई ठीक है, किसी बच्चे को किसी ने लोटा धक्का मार दिया, लौट दिया, अम्मा को जाके बोलता किसने लोटा, है कि नहीं? बोले यहाँ से जनरेट हुआ इधर। अब हुआ ये भाई, ये देखो ये चार्ज है, मैं क्या देख रहा हूँ कि भैया ये जो चार्ज है उसको फोर्स लगा, कितना लगा? वेक्टर F12। ये फोर्स जनरेट कहाँ से हुआ था? इसको लौटने वाला किसने लौटा होगा उसको? चार्ज Q2 ने। तो फोर्स जनरेट कहाँ से हुआ? Q2 से, और डाइवर्ट किधर हुआ? वो Q1 की तरफ। तो इसका लोकेशन कहाँ से हुआ? Q2 से, और डाइवर्ट किधर हुआ? Q1 की तरफ। तो इसीलिए यहाँ से ये बताने के लिए कि जिस फोर्स की वजह से ये इधर गया है, वो फोर्स Q2 से जनरेट होकर कहाँ गया है बेटा? Q1 की तरफ गया। इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया? वेक्टर R21। तो इसीलिए देखो यहाँ पर एक बात याद रखना, वेक्टर F12 है तो यहाँ क्या आएगा? R21 आएगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा वेयर, जहां पे R21 क्या है? ये है डायरेक्शन ऑफ पोजीशन, डायरेक्शन ऑफ पोजीशन फ्रॉम चार्ज Q2 टू Q1, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ पोजीशन। अब जैसे कि आप जानते हो किसी भी R कैप को क्या लिख सकते हैं आप? वेक्टर R अपॉन R लिख सकते हैं। तो R21 के कैप को भी क्या लिख सकते हैं आप? वेक्टर R21 अपॉन R21। तो इसीलिए ये फॉर्मूला जो है अब थोड़ा ऐसा लिखा जा सकता है, वेक्टर F12 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर R21 अपॉन R21। तो फिर मैं यहाँ लिखूंगा देयरफॉर वेक्टर F12 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय वेक्टर R। देखो भैया ये फॉर्मूले को गौर से देखना, जब यहां पर R21 कैप है तो यहां R21 स्क्वायर है, यहां जब वेक्टर R है यहां क्या है? R21 क्यूब है। ये बातों को गौर से ध्यान रखना। R21, हाँ। अब ऐसा है कि अगर आप इसको देखो ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन बनाते हुए, वेक्टर R2 प्लस वेक्टर R21 इज इक्वल्स टू, मैं क्या हो सकता? वेक्टर R1 है। देखो ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन बनता हुआ,
वेक्टर R2 इज इक्वल टू वेक्टर R1। तो फिर मैं यहाँ लिख सकता हूँ वेक्टर R21 इज इक्वल टू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। तो अगर ऐसी बात है तो फिर ये ऐसा भी लिखा जा सकता है, देयरफॉर वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R21 के मैग्नीट्यूड का क्यूब है, याद रखना। तो इसीलिए वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब और वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, ये वेक्टर R21 की जगह। तो ये फॉर्मूला ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये था फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। अब वही बात फिर से दोबारा से देखो, ये है फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 कि भाई ठीक है, ये फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। अब फिर से मैं वही कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। दो पोजीशंस, एक पोजीशन वेक्टर ये, एक पोजीशन वेक्टर ये, ठीक है। यहाँ चार्ज कौन सा है बेटा? Q2। यहाँ चार्ज कौन सा है? Q1। ये है उनके बीच में का डिस्टेंस। पिछली बार धक्का किसको में लगा था? Q1 को। लगा तो दोनों को है, मगर अब पहले फोकस किसको किए थे अपन ने? Q1 को। अब फोकस किस पे है? Q2 पे। तो ये हो जाएगा वेक्टर F21, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। और ये रहा उनके बीच में का डिस्टेंस, है ना। इसको मैं वेक्टर R12 से दूंगा, और वेक्टर R12 है तो मतलब वो जनरेट कहाँ से हो रहा? Q1 से, और जा रहा के डाइवर्ट किधर है? Q2 की तरफ। तो वेक्टर R12 R इन जनरल, ये वेक्टर R1, ये वेक्टर R2। चलिए, सेकेंड पॉइंट जो था फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। और अब मैं कहूँगा देखो भाई, इस बारी जो है आपको क्या निकालना है? F21, वेक्टर F21। तो देखो वेक्टर F21 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू R12 का कैप। देखो इधर, इसका मीनिंग क्या हो रहा कि ये जो फोर्स लग रहा किसको लग रहा? Q2 को। किसके कारण लग रहा? 1 के कारण, है ना। और देखो भैया वो जनरेट कहाँ से हो रहा फोर्स? Q1 से। डायरेक्टेड किधर है? Q2 से। यहाँ पर इक्वेशन में साइन कैसी है? पॉजिटिव। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में ये फोर्स जनरेट हुआ, पोजीशन जो है फोर्स के डायरेक्शन का, तो बोले भैया वहीं तरफ उसको फोर्स लगेगा, है ना। जनरेशन यहाँ से ऐसा हुआ तो फोर्स भी उसको उधर ही लगेगा। फिर उसके बाद फिर से मैं बोलूँगा कि अगर मुझे इस फॉर्म में लिखना रहा तो जैसा हम जानते हैं कि भाई R12 कैप को आप क्या लिख सकते हैं? R12 कैप इज इक्वल टू कैसे लिखा जा सकता है? वेक्टर R12 अपॉन R12। तो भैया ये फोर्स को कैसे लिखेंगे फिर? वेक्टर F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब इंटू वेक्टर R12। समझा ना बेटा? ये मैंने क्या किया? वेक्टर R12 कैप की जगह ये वैल्यू डाल दिया, तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला और ये दूसरा फॉर्मूला, ओके। अब उसके बाद मैं जैसे कि लिख सकता हूँ अगेन कि यहाँ पर जो वेक्टर R12 है वो क्या रहेगा? तो देखो ट्राइंगल लॉ लगा के देखो, वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R12 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वेक्टर R2। तो वेक्टर R2 क्या रहेगा फिर? ये रहेगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। बोले कैसे? देखो ना भाई, तुम खुद ही देखो, वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R12 इज इक्वल्स टू क्या है? वेक्टर R2। देखो वेक्टर R12 इज इक्वल्स टू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, इस तरह से। तो अब ये फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा? वेक्टर F21
इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R1 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। मैग्नीट्यूड नहीं भैया, वेक्टर फॉर्म में ये इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। अच्छा एक बात बता, अगर ये फोर्स रिपल्सिव नहीं होता, ये फोर्स अट्रैक्टिव होता, तो ये F21 इधर जाने के बजाय किधर होता? अंदर की तरफ। अगर ये रिपल्सिव नहीं, ये अट्रैक्टिव होता, मैं रफ में बनाता, ये वेक्टर R2, ये वेक्टर R1, ये चार्जेस है Q1 और Q2। जैसे कि मैंने कहा कि अगर ये रिपल्सिव होता नहीं, वो अट्रैक्टिव होता, तो वो फोर्स उधर के बजाय अंदर की तरफ होता। ये डायरेक्शन होता वेक्टर F21 का। मगर ये जो चार्ज फोर्स जो फील हो रहा, मान लो किसको, चार्ज Q2 को, ड्यू टू Q1, उसको उधर के बजाय अब इधर फील हो रहा, मगर जनरेट कहाँ से हुआ? Q1 से ही हुआ। तो अभी जो वेक्टर R12 है उसका डायरेक्शन तो ऐसे ही रहेगा मगर आपने क्या देखी, ये दोनों डायरेक्शन कैसे हो गए? अपोजिट। इसका मतलब अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस साइन। 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन मान लो कि R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप। अगर ये अट्रैक्टिव फोर्स है या दो अनलाइक चार्जेस हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फिर माइनस साइन आ जाएगा। मैं लिख दूंगा ये चीज़ को प्रॉपरली अगर वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन में माइनस साइन आए, इसका मतलब वो दोनों भी अपोजिट चार्जेस वाले हैं और उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है। ओके, नोट के फॉर्म में लिख देता हूँ। if the charges considered are unlike, then force will be attractive. As a result, now the equation can be written as, इस वजह से इक्वेशन को आप इस तरह से लिख सकते हैं। बोले कैसा लिखेंगे भैया? फॉर्मूला वही रहेगा पूरा का पूरा, वेक्टर F12 इज इक्वल्स टू माइनस 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप। बस ये माइनस साइन आ गया। और वेक्टर F21 को क्या लिखेंगे? माइनस 1/4πε0 Q1 Q2 R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप। ऐसा लिखो वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म तुमको आएगा तो सिर्फ डायरेक्ट इक्वेशंस आएंगे, कोई कैलकुलेशन नहीं आएगा इसके बेस पर। मतलब तुमको पूछेगा तो डायरेक्ट ये जो ब्लॉक में बताया मैंने ब्लैक कलर के ब्लॉक्स में, ये डायरेक्ट ये इक्वेशंस पूछेगा। सिर्फ डायरेक्ट ये इक्वेशन याद रखो कौन सी सिचुएशन में है। ये क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 है ना। फिर ये यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, यूनिट वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किए है ना, पोजीशन वेक्टर का सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में। और फिर उसके बाद अगर अट्रैक्टिव फोर्स रहा तो बस माइनस साइन डालना है हर जगह, बाकी कुछ नहीं। तो ये था आपका कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हो गया?
तीसरा पार्ट क्या था फिर हमारा 1.6.3 एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स और कूलम्स लॉ। चलिए देखो था if two charges Q1 and Q2 are suspended by means of a thread, then Coulomb's law can be used to determine the tension in the string at equilibrium position. देखो क्या होता है यहाँ पे, वैसे तो दोनों चार्जेस जो सस्पेंड किए जाते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं पूरी तरह से, यानी इनकी वैल्यू कैसी होती है, मैग्नीट्यूड कैसा होता है इनका, सेम, और सेम पोलैरिटी के रहते हैं, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। जनरली दोनों पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। अब अगर दो पॉजिटिव चार्जेस जो एग्जैक्टली आइडेंटिकल है उनको आप पास में रखेंगे, जाहिर बात है एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, मगर ऐसा नहीं पूरा फैल जाता 180 डिग्री। ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा ना, जो नीचे खींचता तो वो उसको नीचे भी खींचता ना, तो वो पूरा ऐसा 180 डिग्री तो नहीं फैल पाता, मगर वो कुछ एक पर्टिकुलर एंगल पे इस तरह से आके, जैसे ये डायग्राम में बताया हुआ है, वो वहाँ पर आके रुक जाता है, ये इस पोजीशन में आके रुक जाता है। तो अब ये इस पोजीशन में आके रुक गया, मतलब सारे फोर्सेस कैसे हो गए, बैलेंस है कि नहीं। तो अब ये यहाँ पर आप टेंशन इन द स्ट्रिंग कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें से एक चीज़ है टेंशन इन द स्ट्रिंग। जैसे कि मान लो कोई भी आप पकड़ो, जैसे मान लो ये चार्ज को पकड़ता हूँ मैं, इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस की लिस्ट बनाओ, डायग्रामेटिक फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ उसका। तो एक मिनट को पहले तो ये मैं बोलूँगा कि इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस देखो। सबसे पहले देखो एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, और देखो ये चार्ज को इसने ललोटा ना, देखो इधर ये चार्ज को, Q1 चार्ज को Q2 चार्ज ने रिपेल किया ना, इस तरफ रिपेल किया, तो इसको इस तरफ लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये धागा खींचा गया होगा। अब धागा जब खींचा जाता उसमें क्या तैयार होता, टेंशन, तो उसमें आ गया होगा टेंशन फोर्स T। देखो ये एंगल थीटा है, अगर मैं यहाँ से एक वर्टिकल लाइन बनाऊं तो ये थीटा और ये भी थीटा है। इसको दो कंपोनेंट्स में बांटो, ये हो जाएगा T cos थीटा और ये रहेगा T sin थीटा।
अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, सिंस द बॉल इज इन इक्विलिब्रियम, तो ये इक्विलिब्रियम में होने के वजह से मैं ये लिख सकता हूं कि t sin थीटा इज इक्वल्स टू एफ ई एंड t cos थीटा इज इक्वल्स टू एम जी, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको एम जी लिखते हैं ना अपन, वेट को एम जी। बिल बात तो सही है। अब डिपेंडिंग आपको क्या कैलकुलेट करना है ना, अगर मुझे टेंशन कैलकुलेट करना रहा तो फॉर टेंशन ओके, तो फॉर टेंशन मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को स्क्वायर करके ऐड करूंगा, स्क्वायर करके ऐड करूंगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एफ ई का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। अब इसमें से टी स्क्वायर कॉमन निकालो, क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो मैं यहां लिख सकता हूं, फिर बचेगा क्या, टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ई का स्क्वायर एम जी का स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं देयरफॉर टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एफ ई का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं इस तरह से टेंशन कैलकुलेट कर सकता हूँ, है ना। एफ ई बोल तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप, हाँ लिखो जल्दी, where F E equals to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square। और जैसे कि मैंने कहा कि भैया अक्सर क्या होता है, Q1 और Q2 असल में क्या होते हैं, सिमिलर वैल्यू क्या होते हैं, तो आप लिख सकते हैं therefore F E equals to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q square upon R square, है ना। तो ये F E की वैल्यू रहेगी, ये बताया हुआ है उस सिचुएशन में। अब अगर मुझे थीटा निकालना पड़े, अक्सर थीटा भी पूछता है वो, फॉर थीटा क्या करेंगे आप, इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। सर समझा दे क्या, डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय 2। इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, t साइन थीटा अपॉन t कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एफ ई अपॉन एम जी, जो कि क्या हो जाएगा बेटा, tan थीटा इज इक्वल्स टू एफ ई अपॉन एम जी। इस फॉर्मूले से भी थीटा कैलकुलेट किया जा सकता है। अब ये भी कई बार अक्सर ये क्वेश्चंस पूछते हैं, tan थीटा से रिलेटेड अक्सर आता है ना। और जैसे कि हम जानते हैं कि साइन थीटा अगर मैं बोलूँगा तो वो क्या होता, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आर है, इसका आधा हिस्सा कितना हो जाएगा फिर, r/2, और हाइपोटेनियस क्या आएगा, l। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू r/2 टाइम्स ऑफ l, है ना, l है ना लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो कई बार क्या होता है कि थीटा स्मॉल होता है, उसमें लिखा होता है मेंशन द थीटा इज स्मॉल, और थीटा स्मॉल होता है, तो अब अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन में थीटा। टैन थीटा को भी अप्रोक्सीमेशन में क्या लिख सकते हैं, थीटा। तो अगर थीटा स्मॉल रहा, है ना, तो हम सिचुएशन में यहां जा सकते हैं कि इफ थीटा इज स्मॉल, अगर थीटा इज स्मॉल then sin theta approximately equals to tan theta
अप्रॉक्सीमेट इक्वल्स टू थीटा। तो कहने का मतलब साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो उस सिचुएशन में आप लिख सकते हैं एफ ई अपॉन एम जी इज इक्वल्स टू आर अपॉन ट्वाइस एल। ये कब का है मगर? जब थीटा स्मॉल हो तब। ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं जिसमें ये कंडीशंस दिया हुआ। असल में जैसे मैं आपको बताया 2019 से पहले तो क्वेश्चन पेपर के लेवल अच्छे खासे आते थे, तो चैलेंजिंग बढ़ाने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस डालते थे वो, है ना। आप देखेंगे पुराने क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चंस देखेंगे ना, आप यकीन नहीं होगा नीट के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जेई लेवल को टच करते हुए दिखते थोड़े बहुत आज के हिसाब से। तो भैया इसकी थोड़ी जानकारी होना जरूरी। जेई वालों को तो करना ही है, जेई में भर भर के इसका है मामला, ये सारे कंसेप्ट्स, मगर नीट वालों को भी थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है। नीट में जो पूछेंगे मुझे नहीं लगता कोई हाई लेवल का पूछेंगे इसमें क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे। हालांकि है तुम्हारे इसमें कुछ अच्छे खासे क्वेश्चन हैं पुराने एग्जाम के, बट अब नहीं आएंगे वो, मुझे ऐसा लगता। लिखो फटाफट। इसमें 12:15 हो गया आज। ओह ठीक है, बाकी फिर न्यूमेरिकल्स कल देखते हैं। कुलम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है कल देखेंगे अपन, और डीपीपीज इसकी अभी नहीं, कुलम्स लॉ पूरा होने दो, पूरा होने दो, फिर मल्टीपल चार्जेस वाला फिर दूंगा डीपीपीज की।